हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के अंतर्गत आता है एंड 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने मॉडल पेपर डिज़ाइन करा है। एंड हर साल पिछले 5 वर्षों से डी फार्मा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चों को, है ना, ये मॉडल पेपर का बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। लास्ट टाइम पर जो भी बच्चे मॉडल पेपर फॉलो किए हैं, है ना, और उनका रैंक बहुत बढ़िया आया है। तो इस साल का भी मॉडल पेपर कुछ इसी प्रकार से डिज़ाइंड है। आप रेगुलर जरूर इसको पढ़िए एंड बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड आप सभी लोगों का स्वागत है जी। गुड इवनिंग, है ना। तो बायोलॉजी के मॉडल पेपर का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ले लिया है, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लीजिएगा। एंड जिनको इसका पीडीएफ चाहिए होता है तो उदित फार्मेसी के ऐप पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का कोर्स है, उसमें इसका पीडीएफ अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। एंड आपको ये जो पूरे क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 5 ईयर, यानी पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधारित आपके सारे प्रश्न यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर का है, इसका आंसर करिए। रेड कलर इन ब्लड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी रुधिर में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। क्वेश्चन है द रेड कलर इन ब्लड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, बताइए। रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। द रेड कलर इन ब्लड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्लड में क्या ऐसा पाया जाता है जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है, बताइए। तो ब्लड में कुछ बच्चे कंफ्यूजन में आरबीसी मार दिए थे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2016 आपके एंट्रेंस एग्जाम का। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के आरबीसी मार दिए थे, लेकिन आंसर होगा हीमोग्लोबिन, है ना। हाँ, आरबीसी भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आरबीसी से भी ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हीमोग्लोबिन दिया हुआ है। आरबीसी का रंग भी रेड इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर भी हीमोग्लोबिन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब रेड कलर इन ब्लड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अच्छा, प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है, लीफ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लीव्स का ग्रीन कलर होता है, वो किसके कारण होता है? ग्रीन कलर होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, राइट। हाँ, चलो वेरी गुड। तो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। अब आप सभी लोगों के से मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जो मेन, आपको पता है कि मैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन करा रहा हूँ बस एक टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए। मेन तो है मेरा, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अब ब्लड यहाँ पर टॉपिक है। तो ब्लड से एग्जाम में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आता है एंड बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। तो मैं ब्लड के हर वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना मेरे भी दिमाग में और जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो आप सभी लोग बताना, अब यहाँ से मेन खेला शुरू होता है कि ब्लड, ये बताओ कि जो ब्लड हो गया, ये जो आपका रक्त है, रक्त आपका, इसका पीएच मान पूछा जाता है। ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, बताओ। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.4, क्या होता है? 7.4 होता है इसका पीएच, राइट। हाँ, अब इसका बताओ भैया, एवरेज बॉडी में कितना अमाउंट होता है ब्लड का? भाई आपके एवरेज कितने होते हैं ब्लड का, है ना। तो ब्लड में, इसका जो ब्लड होता है आपकी बॉडी में 5 से 6 लीटर, 5 to 6 लीटर ब्लड देखने को मिला है। फिर उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि भैया पीएच अगर 7.4 है तो रक्त का नेचर, ब्लड का नेचर कैसा हुआ? तो ये अल्केलाइन नेचर का होता है। अल्केलाइन मतलब हो गया क्षारीय, अल्केलाइन नेचर का होता है। एंड ये एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखना। कैसा है? फ्लूइड, किस प्रकार का टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब तो समझ रहे हैं, तरल संयोजी उत्तक है, राइट। एंड आपके बॉडी में ये जो ब्लड का मात्रा है 5 से 6 लीटर, वो कितना परसेंट होता है बॉडी वेट का? बॉडी वेट का, यानी बॉडी वेट का कितना परसेंटेज होता है? तो बॉडी वेट का टोटल ब्लड का मात्रा अगर बताए तो 8%। देखो बॉडी वेट पर डिपेंड करता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी पर्सन है, ओबेस पर्सन है, यानी मोटा पर्सन है, तो उसमें ब्लड का मात्रा ज़्यादा होगा।
तो ब्लड का पीएच 7.4, एवरेज ब्लड 5 से 6 लीटर, बॉडी वेट का 8%, अल्कलाइन नेचर होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, एंड ब्लड का मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। मेन काम क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है बताओ भैया। ब्लड का फंक्शन यानी इसका कार्य क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट करना होता है ना। मेनली ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होता है। किस चीज़ के लिए होता है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, यानी कि परिवहन। किस चीज़ का, गैसेस का, है ना, जैसे O2 एंड CO2, O2 CO2 है कि नहीं, O2 CO2, उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स का, उसके साथ साथ आपका जो होता है की कहते हैं गैसेज, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट, है ना, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है जैसे यूरिया क्रेटिनिन, ये सब को किडनी तक पहुंचाता है ना, लीवर तक पहुंचाता है, फिर वो शरीर से बाहर निकालता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में मेनली रक्त का कार्य होता है। ठीक है, फिर आपसे सवाल ये बन सकता है कि जो ब्लड है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड है, ब्लड का आपका जो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है, तो वो है हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन। एंड ब्लड में, ब्लड के कंपोनेंट्स, पहले तो अब ये देखिए क्या बोल रहा है, द रेड कलर इन ब्लड इज प्रीमियरली ड्यू टू ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन आ गया है, तो हीमोग्लोबिन से अब कॉन्सेप्ट समझिए। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है बताओ, हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन का मेन काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन कैरी करना, साथ साथ थोड़ा बहुत CO2 को भी कैरी करता है, यानी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अब आप हमें बताइए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का एक मुख्य कंपोनेंट है, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन का एक मुख्य कंपोनेंट है जिससे आयरन बाइंड करता है। बताओ हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या होता है जिससे आपका ऑक्सीजन बाइंड करता है, O2 बाइंड करता है, बताओ उस किससे बाइंड करता है, तो आयरन से बाइंड करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मान लो ऐसा अगर एक बस टाइप का है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या कैरियर है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो एक्चुअली एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में ना 4 गो आयरन होता है। कितने आयरन होते हैं, 4 आयरन, देखो 1 2 3 4, एंड चारों आयरन कहीं ना कहीं बाइंडिंग साइट हैं ऑक्सीजन के लिए। इसीलिए एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ही ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में मात्र 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो आयरन होता है। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन का लेवल आप लोग को याद रहना चाहिए, नॉर्मल रेंज जो हीमोग्लोबिन है मेल में, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है मेल में, मैं मेल की बात कर रहा हूँ, तो 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, है ना, 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड मेल में। जबकि आपका फीमेल में बात करें हीमोग्लोबिन का कितना होता है, तो 12 से 14 यही एवरेज वैल्यू होता है ना, फीमेल में। किसमें, फीमेल में। अच्छा, किसी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा बताओ, अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा। देखो बहुत बड़ा टॉपिक है ब्लड, इसमें मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अगर किसी को हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो मेनली हीमोग्लोबिन की कमी, है ना, या फिर आयरन की कमी बोल दो, तो ये आपका अनीमिया कॉज करता है। क्या करता है, कॉज अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी, क्या, खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो अनीमिया मतलब आप खून की कमी बोल सकते हो, जी हाँ। आरबीसी की कमी, हाँ, आरबीसी में भी मेन क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन की कमी, एंड हीमोग्लोबिन में भी मेन क्या, आयरन, तो आयरन की कमी भी होती है, तो अनीमिया ही कहलाता है, यानी खून की कमी कहलाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं बनेगा, एंड आप कमजोर फील करोगे, थकावट रहेगा हर समय, राइट। हाँ चलो ठीक है, अब ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं। अब ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं, तो ब्लड में मेनली क्या क्या है। ब्लड में देखो एक प्लाज्मा है ना, जब आपको ब्लड कलेक्ट करते हैं तो एक वाइल में रखते हैं, ठीक है। एंड रियल इमेज यहाँ दिखाया गया है, सबसे ऊपर क्या हो जाता है, ये प्लाज्मा हो जाता है, सबसे ऊपर क्या हो जाता है, प्लाज्मा। एंड सबसे नीचे क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं, क्या है, रेड ब्लड सेल्स। एंड बीच में कुछ बफी कोट दिख रहा होगा, है ना, हाँ। तो जो ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो टोटल ब्लड का लगभग 55% हिस्सा होता है, ये भी पूछा गया है, प्लाज्मा ही होता है। 55% भाग पूरे ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो कि हल्का पीला रंग का, पेल येलो कलर का होता है, हल्का पीला, पेल येलो, देखो हल्का पीला दिख रहा है। एंड बफी कोट, ये वाला जो बीच वाला लेयर है जहाँ पर थोड़ा वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ पर आपका मेनली 2 चीज़ होता है, क्या क्या, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स।
है ना। ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है जो कि बहुत कम मात्रा में होता है। एंड आरबीसी नीचे दिख रहा है जो कि लाल रंग का है ना। अच्छा, आरबीसी पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो 45%, टोटल 45% होता है। तो 45% सिर्फ आरबीसी नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम आरबीसी ही होता है, थोड़ा बहुत मात्रा में ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। हाँ, तो आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखना। अब थोड़ा ब्लड के कंपोजिशन पे आ जाओ, ठीक है, क्या क्या होता है ब्लड में। सर ब्लड को इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन क्या ब्लड से आ गया, भाई मेरा मानना है ब्लड एक बार अगर एक क्वेश्चन भेटा गया तो पूरा ब्लड को पढ़ लो, जो जो मेन मेन पार्ट है, ताकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आए, समझ रहे। इसीलिए तो मॉडल पेपर लास्ट टाइम पे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है ना। हाँ, कंपोजिशन ऑफ ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लड का कंपोजिशन, किसकी बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर होल ब्लड की मैं बात करूँ, कंप्लीट ब्लड की मैं बात करूँ, तो ध्यान रखना ब्लड के दो कंपोनेंट्स होते हैं मेनली, क्या क्या, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, क्या क्या, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अच्छा, पूरे ब्लड का कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, 55%। अच्छा, पूरे ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, तो 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पोजल्स, है ना। एंड पूरे ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है, क्या होता है, 55% भाग प्लाज्मा होता है ना। हाँ, अब प्लाज्मा में बात कर ले तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग, पेल येलो कलर होता है। एंड सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें क्या होता है, तो वाटर कितना होता है, तो 90 से 92%, 90 to 92% वाटर ही होता है। एंड बचा प्लाज्मा प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है ना। 2 से 3% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, 2 to 3% प्लाज्मा प्रोटीन होता है। एंड 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, क्या क्या, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, राइट। हाँ, एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, तो बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना, ऑस्मोटिक बैलेंस, है ना। ग्लोबुलिन का फंक्शन इम्यूनिटी, ठीक है। जबकि फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है, रक्त को थक्का करने में हेल्पफुल होता है। एंड थोड़ा और मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह हो गया, कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमीनो एसिड, गैसेस वगैरह भी होते हैं। अगर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करें तो 45% है। एंड 45% में आपका प्लेटलेट्स हो गया, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, इसको हम लोग कहते हैं। ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी, इसी को डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब मैं बात कर रहा हूँ जो ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहा हूँ। ल्यूकोसाइट्स जो आपका होता है यानी कि डब्ल्यूबीसी, ये फर्दर दो प्रकार का, एक है ग्रेन्युलोसाइट और एक है ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट क्या होता है सर, तो ग्रेन्युलोसाइट्स ध्यान रखना, ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, 3 गो होता है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। एंड एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सर कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे याद रखेंगे कौन सा ग्रेनुलोसाइट है कौन सा एक ग्रेनुलोसाइट है। तो ग्रेनुलोसाइट को याद रखने का तरीका है कि उसमें ग्रेन्यूल्स पाया जा रहा है, ग्रेन्यूल्स मतलब दाना टाइप का। तो दाना को क्या कर सकते हैं हम, फील कर सकते हैं। तो लास्ट में फील वर्ड रहेगा, देखो लास्ट में फील वर्ड लगा है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, है ना। जबकि मोनोसाइट, लिम्फोसाइट में फील वर्ड लगा है नहीं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको सबका फंक्शन, सबका लाइफ स्पान, सबका नॉर्मल काउंट, यानी आपको मैं एक ब्लैक स्क्रीन में पेज बता रहा हूँ, ये भी याद रखना है। जैसे आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना। सबसे पहले तो आपको प्लाज्मा का फंक्शन बताओ, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है बताओ, प्लाज्मा का कार्य क्या है। तो ब्लड में प्लाज्मा का काम है फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, फ्लूइडिटी, तरलता प्रोवाइड। फ्लूइडिटी कौन प्रोवाइड करता है, फ्लूइडिटी इसी की वजह से होता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा, ठीक है। एंड प्लाज्मा के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी, आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स जिसको कि आप लोग थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं। एंड अगर आप लोग सब लोग बताइए सबसे पहले आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन तो 120 डेज, 120 दिन इसका लाइफ स्पैन होता है। जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। चलो ठीक है, अब इसका लाइफ स्पैन बताओ, इसका लाइफ स्पैन बताओ। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है सर, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन होता है ना, क्योंकि ये सोल्जर ऑफ आवर बॉडी है, इम्यूनिटी में हेल्पफुल करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीजन से लड़ता है, कब मर जाए कोई ठहर नहीं है ना। सोल्जर पे जब अटैक हो जाएगा तब मर जाएगा। तो
यहाँ पर WBC जो है ना सोल्जर है, तो कब शहीद हो जाए इसका कोई ठहर नहीं है। तो जो WBC का है ना लेस देन 1 वीक, लेस देन 1 वीक, 1 सप्ताह से भी कम है ना, जबकि ये 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन ये आपका इसका होता है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग याद कर लेना, उसके बाद आप लोग याद कर लेना क्या क्या, उसके बाद याद कर लेना आप लोग कि जो आपका आरबीसी है इसका फंक्शन है ना, आरबीसी का जो फंक्शन है वो क्या होता है बताओ। आरबीसी का जो फंक्शन है वो मेनली क्या होता है, गैसेस O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि आपका इसी में हीमोग्लोबिन है तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। WBC का मेन काम इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्पफुल होता है ना। जबकि प्लेटलेट का काम है क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट कराने में, ब्लड क्लॉट कराने में हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रख लेना है सबका नॉर्मल रेंज, किसका नॉर्मल संख्या कितना है, किसका नॉर्मल संख्या कितना है। अगर आरबीसी के नॉर्मल संख्या की मैं बात करूं तो पर ml ऑफ ब्लड 4.5 to 5.5 मिलियन होता है, 4.5 से 5.5 मिलियन पर ml ऑफ ब्लड, ठीक है। जबकि WBC की मैं बात करूं तो WBC का होता है 6,000 to 11,000, के मतलब 1000 होता है, ठीक है, 6K to 11K पर ml ऑफ ब्लड है ना, पर ml ऑफ ब्लड। अगर मैं बात करूं प्लेटलेट्स का तो 1.5 लाख, 1.5 to 4.5, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्लेटलेट्स होता है पर ml ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल काउंट है जो कि आप लोग को याद रखना है। एंड स्पेशल नोट में मैं बता दे रहा हूँ कि आरबीसी का जो होता है ग्रेवियार्ड किसको कहते हैं, ग्रेवियार्ड, ये सब क्वेश्चन बनता है। आरबीसी का ग्रेवियार्ड किसको कहते हैं, तो स्प्लीन को, किसको कहते हैं, स्प्लीन को, यानी प्लीहा यानी तिल्ली, ठीक है। एंड आरबीसी का ग्रेवियार्ड आपका स्प्लीन कहलाता है, स्प्लीन यानी कि तिलिहा। एंड निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, पूरा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, है ना, अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो में आपका होता है, ठीक है। और उसके बाद मैं बात कर लूँ, आरबीसी हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, तो लगभग सारा चीज़ आपको बता दिया गया। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, यहाँ से सवाल बनते हैं, इसको मैं नोट्स में ऐड कर देता हूँ। एंड एक बार मुझे बताइएगा, है ना, एक बार मुझे आप लोग बताइएगा सभी लोग कि कितने बच्चों को समझ में आया ब्लड का पूरा टॉपिक। देखो ब्लड पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड को इतने शॉर्टकट में रिवाइज कराना मॉडल पेपर के माध्यम से, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कम से कम रिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए, तो फाइनली आप लोग का ब्लड वाला रिवीजन हो गया क्लास, ओके, सबको समझ में आ गया, हाँ जी, गुड, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम लोग बॉडी के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब टिश्यूज़ को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा, तो इसको नेक्स्ट क्लास में ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ऐड करेंगे, क्योंकि इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा मुझे, है ना। चलो पहले ये पढ़ो क्वेश्चन, कह रहा इन पॉइंट्स, क्योंकि आज ज़्यादा टाइम नहीं है तो आज उस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करना है, टिश्यूज़ भी अपने आप में एक टॉपिक है। इन पॉन्ड्स एंड वेल्स, कुएँ और तालाब वगैरह में, लिविंग वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, यानी कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसको छेड़ने से या छोड़ने से मच्छर नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि तालाब या कुआं में छोड़ देंगे तो वहाँ मच्छर नहीं रहेगा। क्रैब, बताओ, क्रैब, केकड़ा, गैम्बूजिया फिश यानी गैम्बूजिया मछली होता है, डॉग फिश यानी डॉग फिश, या घेंगा स्नेल, बताइए। तो याद रखना आप सभी लोग, इसका आंसर हो जाएगा, ये देखो छोटी छोटी मछली होती है गैम्बूजिया फिश, इस फिश को अगर आप तालाब में छोड़ देते हो या कुआं वगैरह में छोड़ देते हो तो वहाँ पर मच्छर नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर मच्छर नहीं होता है, मच्छर के लार्वा को ये खा जाता है, गैम्बूजिया फिश। तो आंसर हो जाएगा बी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डज द बॉडी गेट सेगमेंटेड, इसमें से किसमें बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन मतलब किसके, कौन सा ऐसा है जिसमें शरीर खंडित होता है, प्रोटोजोआ, एनेलिडा, प्रोफेरा, मोलस्का, बताइए। तो इसमें से कौन ऐसा है जिसका बॉडी सेगमेंटेड होता है, तो एनिमल किंगडम में हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है रिकॉर्डेड लेक्चर में, एनेलिडा में, इसमें एनेलिडा, ये जो अर्थवॉर्म है वो एनेलिडा का एग्जाम्पल है ना, हाँ।
तो ये एनेलिडा में बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, बॉडी में लाइनिंग बनी होती है, ठीक है। ये देखो फाइलम एनेलिडा है, एनेलिडा फाइलम के ही एग्जाम्पल्स याद रख लेना। जैसे आपको एग्जाम्पल में नेरिस है, ये पहला वाला नेरिस है, क्या कहते हैं, फेरेटीमा ओस्ट्यूमा, जिसको हम लोग अर्थवर्म के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, अर्थवर्म को साइंटिफिक नेम में फेरेटीमा कहते हैं। एंड हीरोदिनेरिया जो कि ब्लड सकिंग लीच होता है, ये देखो हीरोदिनेरिया है, ब्लड को खींचने वाला लीच है। तो एनेलिडा में बॉडी सेगमेंटेड होता है, देखो है ना, एंड उसके सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसमें आपको ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, तो आपका नेरिस हो गया, फेरेंटीमा हो गया, हीरोदिनेरिया हो गया, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल में है। ओके, अब नेक्स्ट है आप सभी लोगों का, नेक्स्ट है इन विच कलर क्लास इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रेज, यानी किस वर्ग के प्रकाश किरण पुंज की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की गति सर्वाधिक होती है। बताओ, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस रंग में, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो कलर। मैक्सिमम बच्चे गलत कर देंगे, ग्रीन नहीं होगा भाई, रेड का वेवलेंथ अच्छा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ज़्यादा बोलेगा तो रेड में, एंड सबसे कम बोलेगा तो ग्रीन में। सबसे कम ग्रीन लाइट में सबसे कम होता है, खुद ग्रीन है, ग्रीन लाइट दोगे तो नहीं होगा। रेड लाइट में सबसे ज़्यादा इसका, ये जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट में इसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट है। फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा कहाँ है, रेड लाइट में है ना। हाँ जी, रेड लाइट में सबसे ज़्यादा इसका रेट है, ठीक है। चलो, ये आपका फोटोसिंथेसिस है। देखो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आप गैस से लेते हो, है ना, एंड आपका CO2 जो है क्या कहते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर जमीन से लेता है, एंड उसके बाद फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस रिवील करता है फोटोसिंथेसिस में। द स्टडी ऑफ फ्लावर की स्टडी क्या कहलाती है, बताओ, एंथ्रोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, फिनोलॉजी या एग्रोस्टोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन, तो फूलों का अध्ययन आपका एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है ना। ओनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ओनियन किसका एग्जाम्पल है, ट्रांसफॉर्म्ड लीफ, ट्रांसफॉर्म्ड रूट, ट्रांसफॉर्म्ड स्टेम, ट्रांसफॉर्म्ड बड, यानी प्याज उदाहरण है रूपांतरित पत्ती का, रूपांतरित जड़, तने या फिर कली। यानी एक्चुअली जो ओनियन आप खाते हो वो किसका ट्रांसफॉर्मेशन है या मॉडिफिकेशन है, तो वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, यस, जिसको हम लोग बल्ब के नाम से जानते हैं। स्टेम का डिफरेंट मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम अलग अलग रूप में होता है, जैसे देखो बल्ब, राइजोम, कॉर्न, है ना, ट्यूबर। तो बल्ब का एग्जाम्पल आप रख लेना प्याज, है ना, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। ट्यूबर में एग्जाम्पल रख लेना पोटैटो। राइजोम में याद रख लेना जिंजर, या तो जिंजर मतलब होता है अदरक, या तो हल्दी टर्मेरिक, है ना। और कॉर्न में आप याद रख लेना जो ओल वगैरह होता है ना, वो सब देखो यहाँ लिखा हुआ है। ट्यूबर में आपका मेन होता है क्या कहते हैं आपका पोटैटो, याद रख लेना, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन स्टेम है। कॉर्न में आपका हो जाता है क्या, क्रॉकस बल्बस, या तो बल्ब जो कि आपका प्याज है ना, ये जो कि बल्ब में आता है, देखो मेन है बल्ब, ओनियन गार्लिक, ये दोनों प्याज लहसुन बल्ब में आता है, ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन है। राइजोम जरूर याद रखिएगा, राइजोम में आपका होता है टर्मेरिक यानी हल्दी, जिंजर वही जिंजर ही हो गया, ठीक है, हल्दी और जिंजर ये सब आपके राइजोम में आता है। एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू, बताओ, पौधों में जल का संवहन होता है किसके द्वारा, पौधों में जल का संवहन होता है, सब लोग बताइए, पौधों में जल का संवहन किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, पेरेन्काइमा। पौधों में जल का संवहन होता है किसके द्वारा, तो वाटर इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू, तो वाटर जो है प्लांट में ट्रांसपोर्टेड होता है वो किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। वाटर मतलब जल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के द्वारा। फ्लोएम यानी फूड, फॉसे फ्लोएम, फॉसे फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्लोएम के द्वारा। ये देखो आपका जाइलम है, ध्यान रखना, एंड ये फ्लोएम है। जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स, जल में ही मिनरल्स जो घुला होता है वो जाता है, एंड ये सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है, वन वे डायरेक्शन होता है, देखो वन वे है, जबकि इसमें वन वे नहीं होता है, ये टू वे होता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है फ्लोएम। फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पर वाटर एंड फूड दोनों होता है ना, यानी कि जल भी, खाना भी कैसे जाता है, वाटर में ही घुल के जाता है, हाँ।
एंड ध्यान रखना यहाँ टू वे फ्लो होता है, ये दोनों पॉइंट तो एकदम याद रखना ही रखना है। अब इन विच क्रॉप इज एजोला एनाबिना यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एनाबिना उर्वरक का उपयोग किया जाता है, बताओ। एजोला एनाबिना उर्वरक का उपयोग किसमें किया जाता है? एजोला एनेबिना का उपयोग किसमें किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में? गेहूं, राइस, मस्टर्ड, कॉटन। तो एनाबिना का उपयोग आपका किसमें किया जाता है? गेहूं में? नो। राइस में? यस, राइस में ही इसका इस्तेमाल होता है। देख लो ऐसा दिखता है एक्चुअली, ये जो एजोला है ना, ये हरा हरा जो दिख रहा है, ये एजोला एनोबिना एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक की तरह काम करता है। ये एक्चुअली है क्या? फर्न है, टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट है, आपने पढ़ा होगा, टेरिडोफाइट में मैंने पढ़ाया है। टेरिडोफाइट है जो कि राइस यानी चावल की खेती में बहुत अच्छा हेल्प करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है ना। चलो, विच प्लांट कंटेन्स मैक्सिमम प्रोटीन इन फूड, बताओ किस प्लांट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन? विच प्लांट कंटेन्स मैक्सिमम प्रोटीन्स इन फूड, बताओ किस प्लांट में सबसे, किस फूड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? चिकपी, पी, सोयाबीन या पिजन पी? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर, बताओ। चना को इंग्लिश में चिक पी कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में चिपकी कहते हैं, चिक पी है ना। मटर मतलब पी, सोयाबीन तो हम लोग तो जानते ही हैं। सोयाबीन का बीज, सोयाबीन का बीज सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है ना। तो आंसर हो जाएगा सी, सोयाबीन बीज, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। फाइनली आप लोगों का बायोलॉजी का मॉडल पेपर सॉल्यूशन 3rd क्लास कंप्लीट हुआ। एंड जो एक क्वेश्चन सेकंड नंबर छोड़ा हूँ टिश्यूज़ वाला, वो कल के पहले क्लास में ही करा, कल के क्लास में शुरू में ही करा दूंगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगभग 10-15 मिनट का टाइम है, और मेरी 7:30 बजे नेक्स्ट बैच में क्लास है, तो मुझे जाना होगा। एंड सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। एंड आप सभी लोग का बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिला है, इसी तरह प्यार बनाए रखिए। आप अभी तो एंट्रेंस एग्जाम है, फर्स्ट ईयर में भी धूम मचाते हैं हम लोग उदित फार्मेसी पर। सेकेंड ईयर एग्जिट एग्जाम, मतलब फार्मेसी में आ गए तो हमारे कॉन्टैक्ट में रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। कॉन्टैक्ट में रहने के लिए मिथिलेश सर ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर बने रहिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू। ठीक है।